हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं, कैसी लग रही हैं, इट इज़ हेल्पफुल टू यू और नॉट। एंड वन मोर थिंग मुझे आपसे कहना है कि प्लीज़ आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एट विच टाइम आपको वीडियोस आप प्रेफर करोगे सो दैट आई कैन अपलोड एट दैट टाइम। अभी कुछ 3 to 4 डेज हो गए हैं, कुछ टाइम मैंने डिसाइड नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली कि किस टाइम पे मुझे अपलोड करना चाहिए। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप अर्ली मॉर्निंग वीडियो चाहते हैं, एट लेट इवनिंग और इन द डे टाइम, जैसे भी आपको सूटेबल है। आप प्लीज़ अपनी अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बताइए सो दैट आई कैन सेटिस्फाई एज पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जो भी मेजोरिटी होगा हम उस हिसाब से देख लेंगे, बट आई होप आप समझ रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सैलरी। कल जैसा कि कल हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्लीट कर लिया था विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। आई होप आपको पसंद आया होगा वो भी। तो चलो फटाफट से अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है सैलरी। सैलरी समझाने से पहले मैं आपको कुछ बाइफरकेशन दे देती हूँ सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सैलरी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है सैलरी का, डायरेक्टली तो सैलरी से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट जो टोटल इनकम का आपके पास क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपके पास टोटल इनकम का होता है, उसमें 50 to 60 इवन मोर देन 60% भी उसमें क्या होता है, मोर देन 60% उसमें क्या होता है, सैलरी कंपटीशन का पोर्शन होता है। तो अगर आपने सैलरी हेड अच्छे से नहीं किया होगा तो आपका 20 to 25 मार्क का क्वेश्चन अटक जाएगा वहां पे। तो आई वांट कि आप अच्छे से इसको कीजिए, डेडिकेटेडली पढ़िए, ठीक है। डेडिकेटेडली जब भी आपको टाइम लगता है अच्छे से वीडियो को देखिए, एक बार देख के फिर आप रिवाइज करते रहिए इसको, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में करेंगे। इसमें हम कोई भी कंसेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, इवन किसी भी चैप्टर में नहीं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी करवाने वाली हूँ आपको, सो दैट इन केस पेपर सेटर कुछ डिफिकल्ट भी ट्राई करते हैं तो हम उसको भी कोप अप कर लेंगे इजिली, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सैलरी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है। सैलरी का मीनिंग क्या है, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट की जा रही है, अगर कोई भी पेमेंट की जा रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हाँ मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, सॉरी, हाँ मैं आपको मंथली जो है एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ काम करूंगा। जो भी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहा है, दैट कैन बी मॉनिटरी, दैट कैन बी नॉन मॉनिटरी ऑल्सो। जी हाँ, इट कैन बी मॉनिटरी पेमेंट, इट कैन बी नॉन मॉनिटरी पेमेंट ऑल्सो, लेकिन वो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए। ये डायरेक्टली भी हो सकता है सैलरी के नाम से, इनडायरेक्टली भी हो सकता है किसी और नाम से, जो कि कवर होगा अंडर द हेड सैलरी। आई होप आपको समझ में आ गया। सैलरी क्या हुआ, एक फिक्स पेमेंट हुआ जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है, वो कहाँ कवर हो जाएगा, सैलरी में। ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, मॉनिटरी भी एंड नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सैलरी को हम कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सैलरी को हम 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी अमाउंट आएगी हम इस 4 पार्ट में फिक्स कर देंगे उसको। फर्स्ट इज बेसिक सैलरी, सेकेंड इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हुए, एक बात बताइए, अगर किसी पर्सन ने होल लाइफ अपनी वैल्यू ऑफ द लाइफ आपके साथ काम करने में बिता दी, बट एक एज के बाद अगर वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, या वॉलंटरली भी आप कई बार बहुत कुछ देते हैं, तो क्या होगा, आप रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी बेनिफिट्स देंगे तो वो क्या होंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो जाएंगे। जो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो चलता चलता एक पर्सन अगर रिटायरमेंट पे पहुंचा है तो उस पर हम उनको बेनिफिट्स देंगे, तो वो कवर हो जाएंगे अंडर रिटायरमेंट ऑफ बेनिफिट्स। कौन से होंगे, ये आपने देखे होंगे, ग्रेचुटी वगैरह हो गया है ना, लीव एनकैशमेंट हो जाता है, पेंशन हो गया। थर्ड इज अलाउंसेस।
क्या हो गया थर्ड, अलाउंसेस, कोई भी आप अलाउंसेस दे रहे हैं। नेक्स्ट हो गया पर्क्स, पर्क विजिट्स, कोई बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अलाउंसेस हो गया ना, कैश पेमेंट आपने कर दिया, लो अपने चिल्ड्रन की फीस भर देना, कैश में आपने दे दिया, लो आप अपना हाउस, आपको जॉब की वजह से शिफ्ट होना पड़ा है तो आप अपना हाउस रेंट पे कर देना, तो वो अलाउंसेस हो गए। पर्क विजिट्स क्या हो गए, जैसे कि मैंने आपको हाउस ही प्रोवाइड कर दिया, दैट इज पर्क हो गया। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सैलरी से। अभी हम देखेंगे कि बेसिक सैलरी क्या होता है। ठीक है, बेसिक सैलरी क्या है, जो एक बेसिक सैलरी टू टाइप से आपको दी हो सकती है। जो बेसिक सैलरी के नाम से अमाउंट आएगी वो आपको टू टाइप से दी हो सकती है। एक हो सकती है कि आपको पर मंथ डायरेक्टली सैलरी दी हो। क्या दिया हो, डायरेक्टली आपको पर मंथ दिया हो। कैसे, आपको ये बोल दिया हो 10,000 पर मंथ इज योर सैलरी, तो आपका फुल ईयर का क्या हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, एक हो सकता है आपको डायरेक्टली सैलरी ना गिवन हो। प्लीज अंडरस्टैंड, डायरेक्टली सैलरी ना गिवन हो, ये जो पोर्शन है वैसे तो नहीं आया है, यही आता है कॉमनली, बट इन केस पेपर अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट करना हुआ तो एग्जामिनर जो है सेटर, पेपर सेटर कैन गो टू दिस ऑल्सो। तो हम कोई भी चांस नहीं लेने वाले हैं किसी भी टॉपिक के साथ, तो हम पहले इसको कवर भी साथ साथ कर लेंगे। दिस इज वेरी नॉर्मल, बहुत इजीली हो गया ये। सेकेंड इज इनडायरेक्ट सैलरी, जो इनडायरेक्टली आपको, मतलब डायरेक्टली तो पर मंथ नहीं दिया हुआ है, बट कुछ क्या हो, पे स्केल दिया होता है ना, पे स्केल आपको गिवन होता है, जैसे कि 10,000 it will be 1,000 increment until it is 15,000. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10,000, दिस इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग सैलरी। आपको एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग की सैलरी दी जाती है, फिर आपको इंक्रीमेंट बता दिया जाता है। तो इसमें कैसे हम इसको रीड आउट करेंगे, इट इज 10,000, इंक्रीमेंट पर ईयर विल बी 1,000, हर साल इंक्रीमेंट 1,000 रुपया होगा, जब तक की सैलरी आपकी कितनी नहीं हो जाती, जब तक कि आपकी सैलरी क्या हो जाती, 15,000 नहीं हो जाती। उसके बाद मान लीजिए हमने कहा 2,000 इंक्रीमेंट लगता रहेगा, जब तक की सैलरी आपकी 21,000 नहीं हो जाती, जब तक की सैलरी आपकी 21,000 नहीं हो जाती, तब तक के आपका इंक्रीमेंट इतना लगता रहेगा। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम अच्छे से देखते हैं। देखिए, मान लो फर्स्ट पॉइंट में मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड फाइनेंशियल ईयर सेम है, फर्स्ट 4/15 को मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब एक चीज और, मैं ये इलस्ट्रेशन सॉल्व कराने से पहले आपको करवाना चाहूंगी, प्लीज ध्यान दीजिए। क्या होगा इसमें, आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो इंक्रीमेंट है, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से हर साल लगेगा। मान लो मैंने 1 अप्रैल 2015 में ज्वाइन किया, तो 31 मार्च 16 तक मेरा ईयर कंप्लीट होगा। ऐसे ही मैंने अगर 1 जुलाई को ज्वाइन किया तो नेक्स्ट 30 जून तक होगा, तो नेक्स्ट 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इंक्रीमेंट जो लगेगा वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से लगेगा, पर जो हमने सैलरी लेनी होती है कंप्यूटेशन के लिए, वो कैसी होती है, वो फाइनेंशियल ईयरली होती है। वो कैसी होती है, वो फाइनेंशियल ईयरली होती है। ठीक है, तो इस केस में मैंने कहा डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी क्या है, 1/4/15, पर हमें कौन सा लेना है, 2021। चलो हम निकालते हैं हर साल की सैलरी। मैंने ज्वाइन किया 1/4/15 को, तो मेरा 31 मार्च 16 तक कितना चलेगा, 10,000 चलेगा, है ना। फिर 1/4/16 से 31 मार्च 17 तक मेरा कितना चलेगा, 11,000। देन 1/4/17 से 31 मार्च 18 तक मेरा कितना चलेगा, 12,000। फिर 1/4/18 से 31 मार्च 19 तक मेरा कितना चलेगा, 13,000। 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक, ध्यान रखिएगा इंक्रीमेंट ये ज्वाइनिंग के हिसाब से अगले साल हो रहा है, तो ये 14 हो गया। तो 1/4/20 से 31 मार्च 20 हमने कितना लेना है, 15। तो क्या बोला है उसने, आपका एक साल 1,000 इंक्रीमेंट लगेगा, जब तक कि आपकी सैलरी, प्लीज माइंड मार्क माय वर्ड्स, जब तक कि आपकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती, 15,000 नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हम देखो अपने ईयर में पहुंच गए। अब क्या होगा, 2021 में सैलरी कितनी हो जाएगी, अब इंक्रीमेंट कितना लगेगा, 2,000। 21-22 में 17,000 हो जाएगी। बट हमारा ईयर कौन सा है, 2021।
तो हमें कितनी सैलरी लेनी है? 15,000। 15,000 पर मंथ हमें सैलरी लेनी है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो इंक्रीमेंट लगेगा वो एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से लगेगा, बट जो हमने सैलरी लेनी है एज पर कंप्यूटेशन दैट इज एज पर द फाइनेंशियल ईयर विच इज प्रीवियस ईयर। कौन सा है? प्रीवियस ईयर, दैट इज 2021 हमारा प्रीवियस ईयर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो इंक्रीमेंट लगेगा वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से लगेगा, बट जो हमने सैलरी एज पर स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है दैट इज अकॉर्डिंगली इन द प्रीवियस ईयर के हिसाब से करनी है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, इन केस मैंने क्या कहा, मैंने 1 अगस्त 2016 में ज्वाइन किया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे मुझे पे स्केल क्या दिया गया? 15,000, 2,000 पर मंथ, जब तक ये 22,000 नहीं हो जाता, 23,000 नहीं हो जाता। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि ये होगा इसके बाद हो जाएगा मान लीजिए 5,000, 38,000 जब तक ये नहीं हो जाता। चलो अभी हम देखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। 1/8/16। पहले हम सैलरी को इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगाएंगे? रिपीट कीजिएगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। तो मेरी सैलरी जो है 1 अगस्त 2016 से लेके 31 जुलाई 17 तक कितनी चलेगी? 15,000। उसके बाद 1 अगस्त 17 से 31 जुलाई 18 तक कितनी रहने वाली है? 17,000। देन 1 अगस्त 18 से लेके 31 जुलाई 19 तक कितनी रहने वाली है? 19,000। फिर 1 अगस्त 19 से 31 जुलाई 20 में कितनी रहने वाली है? 21,000। देन इट इज 1 अगस्त 20 से लेके 31 जुलाई 21 तक कितना रहने वाला है? इट विल बी 23,000। ठीक है, मतलब इतना इंक्रीमेंट लगेगा जब तक कि हमारी सैलरी इतनी नहीं हो जाती। अब देखिए, ये देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर है वो 1 20 से 31 मार्च 21 पड़ रहा है। तो ये कहाँ पे आएगा? देखिए सारे मंथ्स किसी एक स्लैब में नहीं आ रहे हैं। ये मंथ देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई 20 इसमें फॉल कर रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स, 1,000 सैलरी होगी फॉर द 4 मंथ्स। देन 23,000 सैलरी होने वाली है 8 मंथ्स के लिए। 21,000 सैलरी होने वाली फॉर 4 मंथ्स, दैट इज 84,000, और 23,000 सैलरी होने वाली है फॉर 8 मंथ्स। टोटल इट विल बी 2,68,000। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे ये नहीं आया बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज ध्यान दीजिए। क्या हुआ? हमने इंक्रीमेंट सीख लिया, इतना इतना इंक्रीमेंट लगेगा जब तक कि सैलरी यहाँ तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद हमने देखना है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर है, सॉरी मैं बार बार फाइनेंशियल ईयर बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर जो है 2021, तो क्या होगा, वो किस कैटेगरी में, वो कहाँ कहाँ फॉल करेगा, उस प्रीवियस ईयर में कौन सी सैलरी फॉल करने वाली है कि 21 23 वाली फॉल करेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी हमने क्या पढ़ लिया? बेसिक सैलरी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक सैलरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज डीए। बेसिक में और क्या क्या इंक्लूड होगा? डीए, डी अर्नर्स अलाउंस, महंगाई के हिसाब से जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जो डीए है वो भी ऐड हो जाएगा। महंगाई के हिसाब से आपको डीए भी दिया जाता है, डीए भी फुल्ली टैक्सेबल है। ये अभी हम अलाउंसेस में पढ़ेंगे डीए। बेसिक में आपको समझ आ गया होगा बेसिक सैलरी। एक आपको मिलता है बोनस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बेसिक में आपको और क्या मिलेगा? बोनस। बोनस आपको 2 टाइप से मिलेंगे, बोनस आपको 2 टाइप से मिलेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको भी। देखिए, एक बोनस होता है जो आपको वॉलंटरली मिले, वॉलंटरी दिया जाए। सेकंड बोनस होता है
अगर वो आपको क्या दिया जाए, अगर वो आपको कॉन्ट्रेक्चुअली दिया जाए, क्या दिया जाए, कॉन्ट्रेक्चुअली दिया जाए। अब समझिए वॉलंटरली एंड कॉन्ट्रेक्चुअली में फर्क क्या है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय से खुश होती हूँ उनकी परफॉर्मेंस से, जो कि मैंने उनको बोला नहीं था, बट मैं परफॉर्मेंस से खुश होकर अपने एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही हूँ, अपने एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोरोना चल रहा था, सब तरफ लॉकडाउन था, बट स्टिल मेरे एम्प्लॉय ने घर बैठे बैठे ऑनलाइन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, लिया, सबसे डील फाइनल की, इतना बिजनेस कर दिया कि जितना तो मेरा नॉर्मली में भी नहीं होता है, नॉर्मल लेवल पे नहीं होता है। तो मैंने खुश होके बोनस डिक्लेयर किया। जो वॉलंटरी बोनस हुआ वो एज अ पर्क्विजिट होता है, जो वॉलंटरी बोनस हुआ वो एज अ पर्क्विजिट होता है। बट जो कॉन्ट्रेक्चुअली बोनस है, लाइक दिवाली बोनस, लाइक दिवाली बोनस, दिवाली नॉट दिवालिया, सॉरी, इट इज दिवाली बोनस। दिवाली बोनस क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉन्ट्रेक्चुअली, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ही गिवन होता है, कॉन्ट्रेक्चुअली देना पड़ता है आपको सबको। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एज अ पार्ट ऑफ बोनस, जो बोनस के नाम से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस, जो बोनस के नाम से आएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन। कमीशन क्या होती है, कमीशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। कमीशन क्या होता है, कमीशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे वो एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हो। ध्यान रखिएगा, मैं जो कमीशन मिल रही है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो कोई भी कमीशन हो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। बट आगे हम देखेंगे कि बहुत सारी जगह हमें सैलरी, स्पेशल सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ती है, वहां पे कौन सी कमीशन लेंगे वो हम उस टाइम पे देखेंगे। वो टर्नओवर वाली आएगी, प्रॉफिट वाली आएगी, नहीं आएगी, आएगी, दैट विल बी डील्ड, दैट विल बी डेल्ट एज पर द फर्दर, जो भी हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, जो कमीशन है, प्लीज ध्यान दीजिए, जो कमीशन है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। अभी हमारा क्या हुआ, हमारा सैलरी का बेसिक पार्ट हो गया है फिनिश, हमारा सैलरी का बेसिक पार्ट हो गया फिनिश। 1 मिनट के अंदर अंदर रिकॉल फटाफट से, क्या हुआ, मीनिंग ऑफ सैलरी जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, इट कैन बी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। फिर हमने क्या पढ़ा, बेसिक सैलरी 2 टाइप से हो सकती है गिवन आपको, एक तो मंथली दी हो, एक आपको बेसिक पे जो पे स्केल दिया होता है। पे स्केल का मतलब क्या, एक जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आपको दी होगी, फिर उतना इंक्रीमेंट हर ईयर लगेगा जब तक कि आपकी सैलरी उस लेवल तक नहीं पहुंच जाती तब तक। बट जो इंक्रीमेंट है वो एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, बट जो हमने एज पर प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करनी है वो अप्रैल टू मार्च ही लेनी है। फिर हम देखेंगे कि मंथली क्या क्या सेट बैठ रही है। फिर हमने देखा कमीशन, कमीशन एज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर हुआ या प्रॉफिट हुआ, कमीशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, कमीशन इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, जो भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के हिसाब से है तभी। उसके बाद हमने देखा कि बोनस क्या है, अगर बोनस वॉलंटरी है तो वो पर्क्विजिट है, अगर बोनस कॉन्ट्रेक्चुअली है तो वो एज अ बोनस टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, एवरीथिंग आपको अब तक यहाँ तक समझ में आ गया है। तो फटाफट से क्या करें, अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो टुडेज हमारा जो टारगेट रहने वाला है, आज का टारगेट हमारा क्या रहेगा, आज का टारगेट हमारा रहने वाला है आज का टारगेट हमारा क्या रहेगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हुआ, जो एम्प्लॉय जब जब वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे वो छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट को, तो हम उसको कौन कौन से बेनिफिट दे सकते हैं, देते हैं। अगर देंगे तो क्या वो एग्जाम है, देंगे तो क्या वो टैक्सेबल है, देंगे तो कितना सैलरी में आएगा, कितना नहीं आएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल टीच यू। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट हम स्टार्ट करते हैं प्रोविडेंट फंड के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड के साथ। हम किसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोविडेंट फंड के साथ। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड क्या है,
प्रोविडेंट फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है। क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसमें की कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर सकता है? जिसमें की कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर सकता है? कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकता है एम्प्लॉयर। कौन कंट्रीब्यूशन कर सकता है? एम्प्लॉयर। कौन कंट्रीब्यूशन कर सकता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोविडेंट फंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें की कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा। अभी हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फंड्स हैं। कौन से कंट्रीब्यूशन फंड्स की बात हम करें? प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड की कौन से कंट्रीब्यूशन फंड की बात करें हम? प्रोविडेंट फंड की। ध्यान रखिएगा कंट्रीब्यूशन फंड्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि किसी एक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग हुआ, रिकॉग्नाइज्ड। सेकंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड, जो कि रिकॉग्नाइज्ड कहीं पे भी नहीं है, वो वाला प्रोविडेंट फंड। थर्ड हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसमें गवर्नमेंट एज एन कंपल्शन आपको कहती है कि आपको इसमें ट्रांसफर करना ही होगा। तो कितने टाइप ऑफ फंड हो गए? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सेकंड हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। थर्ड हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, थर्ड हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखिएगा, इसमें हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अगर एम्प्लॉय खुद बेनिफिट कर रहा है, अगर एम्प्लॉय खुद अपने बेनिफिट के लिए फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो एज इट इज क्या होगा? प्रोविडेंट फंड में ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फंड हुआ। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में तो क्या होगा? आपको इसमें क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट की अमाउंट भी दी जाएगी। तो ये क्या हो गया? आपका कंट्रीब्यूशन। एक तो आप मान लो मैंने 10,000 कंट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला। तो अभी हम देखने वाले एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पर्सन किसी के अंडर काम कर रहा है वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है। ध्यान रखिए कौन सा फंड हम पढ़ रहे हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब जो प्रोविडेंट फंड एक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मैं सबसे पहले किसका पढ़ रही हूँ? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, अब मैंने अपनी पॉकेट से निकाला, कंट्रीब्यूशन फंड में जमा करवाया, तो मुझे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। अब हम आगे सीखेंगे कि जो 80C के बेनिफिट्स हैं 6A के डिडक्शन में, मुझे प्रोविडेंट फंड वहां पे डिपॉजिट करवाने की डिडक्शन मिलती है। लिमिट उसकी कोई नहीं है, बट 6A में लिमिट 1,50,000 है। मतलब प्रोविडेंट फंड आप कितना भी जमा कराओ कोई लिमिट नहीं है, वो कह रहा है, लेकिन डिडक्शन मिलनी है वो अंडर 80C मिलनी है। और 80C में जो डिडक्शन का लिमिट है वो कितना है? 1,50,000। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप क्लिक कर पा रहे होंगे व्हाट इज 80C। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको कुछ छूट देंगे, तो आपको कुछ इनकम कम कर लेंगे। अगर यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो उतनी इनकम हम आपकी टैक्स वाली इनकम कैलकुलेट करने के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोविडेंट फंड, वो भी कौन सा? रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड में भी हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डाल रहा है, उस अमाउंट को उसको डिडक्शन मिल जाएगी। सेकंड हम देखते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा? ध्यान रखिए, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, मैंने अगर इंटरेस्ट कमाया है प्रोविडेंट फंड पे, तो उसका इंटरेस्ट 9.5% तक ही एग्जम्प्ट होगा। उससे एक्सेस कहाँ हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। उससे एक्सेस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ये होएगा अदर सोर्सेज में। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लॉजिकली समझिए, रट्टा नहीं लगाना है। अदर सोर्सेज क्यों आया? मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। क्या वो मुझे सैलरी की वजह से इंटरेस्ट मिला? नहीं, वो मैंने अपनी वजह से मैंने डिपॉजिट किया। क्या वो मेरे को एम्प्लॉयर से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसलिए सैलरी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर एम्प्लॉय ने खुद जमा करवाया और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा? अदर सोर्सेज में, क्योंकि इंटरेस्ट जो बची कुछ इनकम है वो कहाँ जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट टिल हियर। अभी हम देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट में फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ध्यान रखिए कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो ये तो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया ना। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है
तो उस कंट्रीब्यूशन में भी एक लिमिट है। ऐसा क्यों दिया गया, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। अगर मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगी, है ना, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाती, डिडक्शन मैं सोचूंगी कि मैं जितना ज्यादा करूंगी मेरा उतना टैक्स बचेगा, उससे तो मैं बाद में ले लूंगी, मेरे पास बहुत पैसा अभी पड़ा है यूज करने के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है 12% से ज्यादा, 12% से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, 12% से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, 12% ही आपको डिडक्शन मिलने वाला है। एक्सेस ऑफ 12% क्या हो जाएगा आपको, मतलब 12% ही अलाउड है कंट्रीब्यूट करना, आप जितना मर्जी करिए, लेकिन डिडक्शन जो अलाउड है वो 12% की ही अलाउड है। 12 से ऊपर जितना भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या ये भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर। और किस वजह से हो रहा है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ऐसी कोई भी अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस के बिहाफ पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए, तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। प्लीज माइंड माय वर्ड, ध्यान से, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी में टैक्सेबल क्यों होगा, सैलरी में वो टैक्सेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता तो क्या होता, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता तो क्या होता, तो उसको एटीसी में डिडक्शन मिलता। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो आपको 12% से ज्यादा वाला 12% ही एग्जम्प्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ 12% सैलरी में आ जाएगा। सैलरी में क्यों आया, क्योंकि एम्प्लॉयर कर रहा है। फिर इंटरेस्ट तो इसमें भी सेम है, 9.5 से अबव वाला टैक्सेबल है, लेकिन इंटरेस्ट जो 9.5% से ज्यादा वाला है वो किस हेड में आएगा, वो ध्यान रखिए यहाँ पे सैलरी में ही आएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की वजह से हो रहा है, इसलिए वो सैलरी में ही आने वाला है। हम कह रहे हैं कि 12% से ज्यादा जो है, 12% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब 12% किसका निकालें, 12% किसका, कौन सी सैलरी का निकाले, सैलरी में क्या क्या आएगा ये हम देखते चलते हैं। सैलरी में आएगी बेसिक सैलरी, नंबर 1 क्या आएगा, बेसिक सैलरी। फिर आएगा डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। आपको जो डियरनेस अलाउंस दिया होगा वो बोला होगा इतना रिटायरमेंट के पार्ट वाला है टोटल में से, तो जो रिटायरमेंट के पार्ट में बेनिफिट देगा उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सी सैलरी आ जाएगी यहाँ पे, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट, जो पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फटाफट से इसका चार्ट बना के बता देती हूँ कि कैसे होगा। ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप ये चार्ट कॉपी कर लीजिएगा, ये 2 वे चार्ट हो जाएगा, आपको कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 2 टाइप की अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रही है, एक तो अमाउंट का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और दूसरा उस पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान रखिए, दूसरा क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। एक तो अमाउंट जा रही है, दूसरा उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन अगर उस पे एम्प्लॉय कर रहा है तो क्या होगा, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो क्या होगा, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। वहीं अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो क्या होगा, 12% से एक्सेस वाला सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखिए, 12% किसका, कौन सी सैलरी का, बेसिक प्लस डीए। कौन सा डीए, सारा डीए ले लेंगे, नहीं, वही डीए लेंगे जो फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, जो फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज, जो फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के केस में वो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर की अमाउंट पे भी मिल सकता है और एम्प्लॉई की अमाउंट पे भी मिल सकता है। ध्यान रखिए, अमाउंट जो है, लिमिट है, वो दोनों में सेम है, 9.5 से ज्यादा वाला टैक्सेबल होगा दोनों में ही।
जो 9.5 से एक्सेस है वही टैक्सेबल होगा, लेकिन एम्प्लॉय वाला अदर सोर्सेज में होगा, लेकिन एम्प्लॉयर वाला सैलरी में होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से मिल रहा है, इसलिए वो सैलरी में आ जाएगा। हमने क्या फिनिश कर लिया, हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में हमने क्या स्टार्ट किया, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी 3 टाइप्स के थे, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। हमने सबसे पहले कौन सा देखा, रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर करवा रहा है तो 12% से एक्सेस वाला सैलरी में आ जाएगा, टैक्स सैलरी के अंदर आ जाएगा, 12% तक की एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉय वाले पे इंटरेस्ट मिलता है तो अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपनी उससे इंटरेस्ट कमाया है। बट अगर वो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से मिल रहा है तो वो ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी जाएगा। आई होप आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कौन सा है हमारा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आप देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड नाम से गंदा सा नाम है बहुत, अनरिकॉग्नाइज्ड जिसका कहीं पे रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये देखिए अगर एम्प्लॉई करता है अनरिकॉग्नाइज में, मैं कर रही हूँ, अब कोई रिकॉग्नाइज तो वो कहीं पे होता ही नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब है जिसको कोई मान्यता मिली हो, रिकॉग्नाइज तो वो है ही नहीं। तो मैं ऐसे तो झूठ भी बोल सकती हूँ कि मैंने इतना जमा करा दिया, इतना करवा दिया। तो गवर्नमेंट कहती है अगर वो अनरिकॉग्नाइज है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, अनरिकॉग्नाइज है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अनरिकॉग्नाइज है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अब लेकिन जब वो पैसा आपको वापस मिलेगा, हमने कहा था ये एक इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट है तो पैसा वापस भी तो मिलेगा ना आपको। तो पैसा वापस मिलेगा तो क्या होगा, आप जब जॉब छोड़ेंगे आपको पैसा वापस मिलेगा, तो वापस मिलेगा तो आपकी क्या इनकम बनेगी, वो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जब आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया तो गवर्नमेंट ने कहा हम डिडक्शन नहीं देने वाले, डिडक्शन नहीं दोगे मतलब उस पर इनडायरेक्टली टैक्स लग चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार फिर से सुनिए, आप रिपीट कीजिएगा, थोड़े हैं कंसेप्ट बट रिपीट कर करके सुनेगा हो जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए वो कह रहा है ये कौन सा है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। क्या है ये, अनरिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये अनरिकॉग्नाइज्ड है तो क्या होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड में गवर्नमेंट कह रही है कहीं पे हमें नहीं, हम छूट नहीं देंगे क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो मेरी इनकम तो बनी थी, इनकम में से ही तो मैं डिपॉजिट करवा रही हूँ, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स मेरी इनकम वो पूरी की पूरी टैक्स लग चुका है। अब मैंने कहीं डिपॉजिट करवाया नहीं कराया, गवर्नमेंट ने तो मेरे से उस पर टैक्स ले लिया इनडायरेक्टली, तो जब वो मिलेगा तो गवर्नमेंट दोबारा टैक्स नहीं मांगेगी उस पर। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। हमने क्या देखा, एम्प्लॉय अगर अनरिकॉग्नाइज में करवा रहा है, एम्प्लॉय अगर अनरिकॉग्नाइज में करा रहा है तो उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होता जाएगा एज लॉन्ग एज एम्प्लॉइज इन द जॉब। ध्यान रखिए वो जब तक जॉब में है तब तक एग्जम्प्ट है, पर जैसे ही वो जॉब छोड़ेगा उसको पैसा मिलेगा तो वो अंडर द अदर सोर्सेज आ जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए, ये पहले वाले की तरह ये हो गया, जब आपको आप क्या कर रहे हो, जब तक आप जॉब में हो तब तक वो एग्जाम्प्ट रहेगा, है ना, क्योंकि उसकी डिडक्शन मिली नहीं थी। बट जब बाद में इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल हो रहा है जब आप जॉब छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम्प्लॉय का है तो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। सेकंड, अगर अनरिकॉग्नाइज गंदा सा प्रोविडेंट फंड जिसमें कौन जमा करवा रहा है, एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कराएगा तो एग्जाम्प्ट है एज लॉन्ग एज एम्प्लॉइज इन द एम्प्लॉयमेंट। और इंटरेस्ट, इसमें देखो इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों का सेम है, जब तक वो किसमें है, एम्प्लॉयमेंट में है तब तक एग्जाम्प्ट है वो, तब तक क्या है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्प्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने करवाया है ना, वो एम्प्लॉयर करवा रहा है वहां पे, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब, क्योंकि आपको एक्चुअल मनी उससे मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज पहले एग्जाम्प्ट होगी बाद में टैक्सेबल होगी, पर जो चीज पहले ही टैक्सेबल हो चुकी है, लाइक इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड ऑफ एम्प्लॉय, तो वो बाद में टैक्सेबल नहीं होगी।
इसमें देखो कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों का सेम है। जब तक एम्प्लॉय जॉब में है तब तक वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय क्या करेगा, जॉब छोड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। एक हमने पढ़ा रिकॉग्नाइज, एक हमने पढ़ा अनरिकॉग्नाइज। अनरिकॉग्नाइज का हम देखते हैं एक बार। एम्प्लॉयर ने कराया, डिडक्शन नहीं मिलेगी तो टैक्सेबल भी बाद में नहीं होगा। इंटरेस्ट, डिडक्शन, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट चलता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा है ना, पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट कहेगी इनकम कमाई है कहीं से जी दो, पर वो अनरिकॉग्नाइज पे तो एग्जाम्प्ट चलता रहेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वो अनरिकॉग्नाइज में है, तो जब तक आप जॉब में हो दोनों, चाहे वो कंट्रीब्यूशन था चाहे वो इंटरेस्ट था, जब तक आप जॉब में हो तब तक आपको डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। क्या हम देखते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि क्या है, जो कि लॉ के हिसाब से स्टैट्यूट किया हुआ है। उसमें देखो सेम हो जाएगा। आपको बेसिक आपको समझना है कि कोई भी प्रोविडेंट फंड आए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है, और दोनों में कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है उसका क्या करेंगे, और इंटरेस्ट की अमाउंट है उसका हम क्या करेंगे, हम वो पोर्शन देख रहे हैं। देखिए, देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या हुआ, एम्प्लॉयर का जो प्रोविडेंट फंड है एग्जाम्प्ट है, क्योंकि लॉ के हिसाब से आप है। स्टैट्यूट में क्या है, लॉ के हिसाब से है, गवर्नमेंट खुद कह रही करो करो करो, तो अगर आप कर रहे हो तो एग्जाम्प्ट मिलेगी। दोनों चीजें क्या मिलेंगी, दोनों चीजें एग्जाम्प्ट मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आपको एग्जाम्प्ट मिलेंगी। फिर क्या था, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का सेम एज एटीसी, एम्प्लॉय का गवर्नमेंट खुद कह रही है तो गवर्नमेंट का ही तो टैक्स हम जमा करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एटीसी में डिडक्शन आपको दे देगी। और इंटरेस्ट का क्या हुआ, इंटरेस्ट का क्या हुआ, एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट का क्या हुआ, एग्जाम्प्ट है। आई होप आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे। हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने प्रोविडेंट फंड कंप्लीट कर लिया है, हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेने वाले इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे इलस्ट्रेशन कराएंगे। ध्यान रखिए, मैं पहले रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट करवा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जितनी बार करवाऊंगी उतनी बार आपको चीजें रिकॉल होंगी, रिमाइंड होंगी, आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब तक आपको बहुत अच्छे से याद हो चुकी होंगी। अगर अभी मैंने क्वेश्चन करवा दिए तो आपको याद नहीं है चीजें एग्जैक्टली, तो क्या होगा, आप देख देख के करोगे, क्वेश्चन करके सोचोगे, क्वेश्चन भी हो गए, छोड़ो अब, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ये बार बार रिपीट करवाती रहूंगी जब तक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बिल्कुल सेट नहीं हो जाते तब तक मेरी गारंटी है मैं आपको रिवाइज करवाती रहूंगी, और फिर इनके डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। कल हम हर पोर्शन का एक क्वेश्चन लेंगे, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो ग्रेच्युटी है, जो जब भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, देखते हैं कितना सेशन रहता है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा हम ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एक दिन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बार बार आपको रिकॉल करवाती रहूंगी, आपको जब तक आपका लर्न नहीं हो जाएगा तब तक तो आई एम नॉट गोना लीव यू, जब तक कि आपके माइंड में बिठा नहीं दूंगी मैं सारे टॉपिक्स को। अब देखिए फिर से हम करेंगे रिवाइज। आपको लग भी रहा होगा क्या बल्कि बल्कि सा हो रहा है बार बार रिवीजन, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये क्लासेस डेडिकेटली अटेंड कर लोगे ना, आपको कोई भी चीज दिक्कत देने वाली नहीं है। दैट इज माई एक्सपीरियंस, आप कुछ भी नहीं भूलने वाले हो। देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले चार्ट के थ्रू मोटा मोटा रिवाइज करवाऊंगी अब मैं। देखिए हमने पढ़ा प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कौन सा प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। फिर हमने पढ़ा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज में भी हमने पढ़ा एम्प्लॉई, फिर हमने पढ़ा एम्प्लॉयर, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज में भी एम्प्लॉई, फिर हमने पढ़ा एम्प्लॉयर, स्टैट्यूटरी में भी एम्प्लॉई। आप कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको ये चार्ट और एक कंबाइंड प्लेस पे कोई चार्ट चाहिए तो, एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर में भी दो चीजें, एक कंट्रीब्यूशन एक इंटरेस्ट, एम्प्लॉय में भी एक कंट्रीब्यूशन एक इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर में भी कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, हर जगह कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, इधर भी कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, इधर भी कंट्रीब्यूशन
इंटरेस्ट। अब फटाफट से आपने कॉल कीजिए बिना देखे ध्यान से। रिकॉग्नाइज हमने सबसे पहले पढ़ा और हमने पढ़ा एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है 80C में, और 80C में लिमिट दी हुई है 1,50,000। वैसे तो आप जितना भी करवाओगे बट डिडक्शन आपको 8150 तक ले आएगी। और इंटरेस्ट जो था 9.5% से ज्यादा वाला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है और उस इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है 12,000, तो 9.5% कितना बना 12,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है जो कि 12% है। हमें चाहिए 9.5, 9,500 एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है। लेकिन ये टैक्सेबल कहाँ होगा, ये हो जाएगा अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा 12% से एक्सेस वाला, 12% एक्सेस से सैलरी से एक्सेस वाला, ये हो जाएगा सैलरी में टैक्सेबल। और इंटरेस्ट तो 9.5 ही रहेगा, लेकिन ये भी किस में आ जाएगा, सैलरी में आ जाएगा। आपके पास कोई बड़ा पेज अच्छे से आप चार्ट बना लीजिएगा देख देख के इसमें से। तो क्या होगा 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीए। क्या डीए पूरा लेना है, जी नहीं, डीए लेना है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। कौन सा लेना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। उसके बाद हम जंप किए थे अनरिकॉग्नाइज पे। अनरिकॉग्नाइज में एम्प्लॉय को कभी भी कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट मींस डिडक्शन नहीं मिलना मतलब एग्जाम नहीं होना, मतलब इस पे टैक्स लग जाना। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वापस मिलेगा तो क्या टैक्स लगेगा दोबारा, तो क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो जब अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे, रिटायरमेंट पे, तो नॉट टैक्सेबल। तो क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। और इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट के केस में क्या होने वाला है, इंटरेस्ट के केस में एज लॉन्ग एज इन द आप जॉब में हो, एज लॉन्ग एज कहाँ गया, एज लॉन्ग एज अगर आप किसमें हो, एज लॉन्ग एज अगर आप किसमें हो, आप हो अगर किसमें, जॉब में हो, तब तक वो एग्जाम चलता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया नहीं तो एग्जाम है। लेकिन जब मिलेगा रिटायरमेंट पे तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। एम्प्लॉयर में हमने देखा था अनरिकॉग्नाइज में, दोनों ही केस में, अनरिकॉग्नाइज में क्या था, दोनों ही केस में एग्जाम्प्ट होगा जब तक कि आप जॉब में हो। जैसे ही जॉब छोड़ोगे मिलेगा पैसा तो वो किसमें टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी फंड। स्टैट्यूटरी फंड के रिगार्डिंग हमने क्या कहा था, एम्प्लॉयर आपको वो खुद कह रहा है कि आप जमा करवाओ, तो क्या होगा इसमें, दोनों ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। क्या होगा, दोनों ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और कंट्रीब्यूशन आपको कहाँ मिल जाएगा, 80C में। अगर एम्प्लॉय करवा रहा है तो कहाँ हो जाएगा, 80C में। तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आई थिंक था पॉइंट, एज लॉन्ग एज इन द, ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है तो ये भी एग्जाम्प्ट होने वाला है। हमने कंप्लीट इसको कवर कर लिया है। एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। अगर जब तक आपके माइंड में नहीं बैठ जाता है प्लीज आप वीडियो को देखते रहिए। ये हमने एक तो इस वे से हमने चार्ट कवर कर लिया, सेकंड मैंने आपको इस मेथड से चार्ट बनवा दिया है, आप देख लीजिएगा तीनों का एक। अगर आपके पास बड़ा कोई चार्ट बना रहे हैं आप साथ साथ, तो किसी बड़े पेपर पे आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। हमने क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक, हमने प्रोविडेंट फंड कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, नेक्स्ट आप देखिए जो डीए मैंने आपको बताया, ये चार्ट में से डीए अगर एम्प्लॉयमेंट वाला है, जो हम बोलते हैं एज ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, तो जहां जहां हमने रिटायरमेंट वाली अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है वहां वहां सिर्फ जो रिटायरमेंट का पार्ट है वो डीए लेंगे। और कमीशन भी जहां जहां टर्नओवर का पार्ट है वो रिटायरमेंट बेनिफिट में आती है, लेकिन टैक्सेबल तो पूरी है। मान लो मुझे 12,000 मिली, मुझे 12,000 डीए मिला, 60% ही फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, डीए तो पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन जब जब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए सैलरी कैलकुलेट करूंगी, जैसे 12% ऑफ एक्सेस वाला टैक्सेबल है सैलरी में, तो उसमें सिर्फ कितना आएगा, 60% ही इंक्लूड होगा। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेच्युटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रेच्युटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है,
एक ऐसा अमाउंट, ये भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे भी मिल सकता है और डेथ के टाइम पे भी, दैट इज रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट हो गया, रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट। क्या हो रहा है, रिकॉल करते रहिए, रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट, जो रिटायरमेंट पे भी मिल सकता है और डेथ के टाइम पे भी मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट जो हो गया। ठीक है, अब ग्रेचुटी के केस में देखिए, ग्रेचुटी यहाँ पे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिल जाता है, ध्यान रखिए, अगर एम्प्लॉय सर्विस में है अभी भी, फिर भी उसको ग्रेचुटी मिल रही है, तो क्या होगा, जितनी भी ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस मिली है वो फुल्ली टैक्सेबल है। प्लीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। जो आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब वो कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपको ग्रेचुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपको ग्रेचुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है, तो हम देखेंगे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो बहुत बेनिफिट है, सिविल सर्वेंट हो गए आप लोग, जैसे लग जाओगे जब आईएएस बन जाओगे तो क्या होगा, आपका भी एग्जाम्प्ट होने वाला है ग्रेचुटी। अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयज जो सिविल सर्विसेज में है और जो लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं उनका क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिला है, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉय को मिला हो, वो फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है। लेकिन अगर वो एट द टाइम ऑफ, क्या हो रहा है, वो एट द टाइम ऑफ आपको सर्विस मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है, सॉरी नॉट इन सर्विस, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। अगर आप अदर एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, तो क्या देखेंगे कि क्या जो ग्रेचुटी का बेनिफिट, ग्रेचुटी है वो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है। ग्रेचुटी एक्ट बोले तो 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, अगर वो कवर्ड है तो क्या होगा, अगर वो नॉट कवर्ड है तो क्या होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रेचुटी, हम देख रहे हैं ग्रेचुटी, अगर वो ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप कोई भी एम्प्लॉई हो तो क्या होगा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सेकेंड, अगर वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है तो हम देखेंगे क्या होगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिविल सर्वेंट है, या फिर वो लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हैं, तो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेम एज इन अदर केस, अगर वो अदर कैटेगरी में बच गया तो हम चेक करेंगे क्या वो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है, क्या वो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है। अगर वो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या होगा, तो क्या होगा, और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या होगा। देखिए, अगर वो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो आपको डिडक्शन मिलने वाली है कितने अमाउंट की, अगर वो कवर्ड है, बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर वो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है बच्चों तो आपको डिडक्शन किस अमाउंट की मिलने वाली है। देखिए, लीस्ट एग्जाम्प्ट, जो तीनों में से कम आएगा वो एग्जाम्प्ट होगा। वो क्या होगा, वो क्या अमाउंट है, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। मान लो आपको 15 लाख ग्रेचुटी मिली है, मान लो आपको 15 लाख ग्रेचुटी मिली है। सेकंड इज 20 लाख, गवर्नमेंट कह रही है आप कुछ भी करो, 20 लाख से ऊपर तो हम देने वाले नहीं है, तो मैक्सिमम सेलिंग कितनी होगी, 20 लाख, मैक्सिमम सेलिंग कितनी होगी, 20 लाख। तो अभी थर्ड अमाउंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेचुटी देखो ये दो तो सेम है, अगर आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 20 लाख, थर्ड अमाउंट में फर्क है, आप कवर्ड हो या नहीं कवर्ड हो वो अमाउंट इफेक्ट करने वाली है। कैसे इफेक्ट करेगी, अगर आप कवर्ड हो, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहां समझाती हूँ, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू
नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड और राउंड ऑफ उसको कर देंगे एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वाले को, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वाले को भी हम एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब वो कह रहा है आपने मान लो 10 ईयर्स 6 मंथ्स की सर्विस रेंडर की है, 10 ईयर 10 ईयर 11 मंथ्स की सर्विस रेंडर की है, 10 ईयर्स 3 मंथ्स की सर्विस रेंडर की है। वो कह रहा है इसको आप कितने साल मानोगे, प्लीज ध्यान दीजिए, इसको आप कितने साल मानोगे। वो क्या कह रहा है, कंप्लीटेड ईयर्स हो जाएंगे और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 6 मंथ से अगर ज्यादा है। क्या ये 6 मंथ से ज्यादा है, नो इट इज एग्जैक्टली 6 मंथ। तो कितने ईयर्स मानेंगे सर्विस को, 10 ईयर्स। अब यहाँ देखिए 10 ईयर्स 11 मंथ, 6 ईयर्स 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो ये बन जाएगा 11 ईयर्स। सेम एज 10 ईयर 3 मंथ, 6 से लेस है तो ये हमारा रह जाएगा 10 ईयर्स। ये कितना रह जाएगा, 10 ईयर्स। ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स के केस में। अब हम चलते हैं, हमारा है लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगा। अब एक बात बताइए, मैंने जो रिटायरमेंट मेरी हुई वो 1 अगस्त में हुई, मान लो 10 अगस्त को मेरी रिटायरमेंट हो रही है, आज 10 अगस्त है ना, तो 10 अगस्त को मेरी रिटायरमेंट हो रही है, तो क्या होगा, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो मैंने लास्ट सैलरी कब ली होगी, जुलाई में। जुलाई में मैंने जो सैलरी ली होगी, कौन सी सैलरी ली होगी मैंने, जुलाई में। और सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी का मतलब यहाँ पे होने वाला है, सैलरी का मतलब क्या होने वाला है, सैलरी का मतलब होने वाला है फ्रेंड्स बेसिक प्लस डीए। क्या होने वाला है सैलरी का मतलब, बेसिक प्लस डीए। बेसिक भी कंप्लीट लेना है, डीए भी आपको लेना है। कौन सा हो गया, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। और उसका करना है 15/26। मान लो मैंने क्या किया, लास्ट ड्रॉन मेरी सैलरी थी 40,000, 30 था बेसिक, फिर डीए भी मिला के मेरी इतनी सैलरी है। 15/26 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, इस केस में 10, इस केस में 11, इस केस में अगेन 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हुआ। ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। अब देखते हैं अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो 15/26 का क्या हो जाएगा, 15/26 का हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सैलरी, अभी यहाँ पहले तो ये देखो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, यहाँ है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड आपका कुछ भी हो, जितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं वही लेने हैं, 10(1), 10(2) सब में 10 ईयर्स ही आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। उसके बाद है हमारा एवरेज सैलरी। सैलरी में क्या लेना है, वहां क्या ली थी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहाँ लेंगे एवरेज ऑफ पास्ट 10 मंथ, एवरेज ऑफ पास्ट 10 मंथ। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम बेसिक पिछले, मान लो मैं 10 अगस्त को रिटायरमेंट ले रही हूँ, तो जुलाई पीछे से मैं 10 मंथ्स में जाऊंगी, 10 मंथ्स का मैं क्या लूंगी, बेसिक प्लस क्या लूंगी, डीए। डीए क्या फुल लूंगी, नहीं, यहाँ पे डीए फुल नहीं लेना है, यहाँ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट लेना है, प्लस कमीशन लेना है, कौन सा, जो टर्नओवर वाला है, जो मैंने चार्ट बना के दिया है रिटायरमेंट वाला, वो लेना है। जो बेसिक में से बेसिक उठानी है, डीए में से रिटायरमेंट वाला, कमीशन में से जो टर्नओवर वाला कमीशन है। पिछले 10 मंथ्स की मैं सैलरी लूंगी और इसको डिवाइड बाय 10 कर दूंगी। क्या करूंगी, पिछले 10 मंथ्स की मैं सैलरी लूंगी, इसको डिवाइड बाय 10 कर दूंगी, तो एवरेज सैलरी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाती हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, अगर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रेच्युटी, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेच्युटी। हम देखेंगे सबसे पहले क्या ये ड्यूरिंग द जॉब मिल रहा है। अगर ये ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द जॉब आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर ये ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द जॉब आपको मिल रहा है तो ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। प्लीज ध्यान रखिए, तो ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, किसके लिए, ऑल एम्प्लॉयज के लिए। उसके बाद अगर वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है, अगर एट द टाइम ऑफ क्या मिल रहा है, रिटायरमेंट मिल रहा है, तो हम देखेंगे क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिविल सर्वेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब जो बच गए अदर पर्सन के केस में हमने क्या किया, हमने देखा क्या ये ग्रेचुटी में कवर्ड है या ये ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। अगर ये ग्रेचुटी में कवर्ड है, अगर ये ग्रेचुटी में कवर्ड है तो क्या होगा, 15/26, बार बार मेरे मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, 15/26, 15/26, 15/26 इंटू 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 क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब मैंने जिस मंथ में रिटायरमेंट किया उससे पिछले वाले मंथ की सैलरी क्या थी, उससे पिछले वाले मंथ की सैलरी क्या थी। अब साथ साथ हम देखते हैं सैलरी का मतलब क्या था, यहाँ पे बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ सर्विस ईयर, कितने ईयर की सर्विस थी, नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं, क्या कंप्लीटेड लेने हैं, जी कंप्लीटेड तो लेने हैं, बट जो नॉन कंप्लीटेड हैं उसमें से जो 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं उसको भी राउंड ऑफ 1 पे कर देना है। मान लो 10 ईयर 7 मंथ तो 11 बन जाएगा, 10 ईयर 2 मंथ तो 10 ही रहेगा, अगर वो एग्जैक्ट 6 है तो भी 10 ही रहेगा। प्लीज ध्यान रखिए, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, 15/26, 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन का मतलब बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, और जो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वाले हैं उसको राउंड ऑफ कर देंगे, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, और जो नॉट कवर्ड है उनका 1/2 आएगा। इसी पैटर्न पे चलो, लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह क्या आएगी, एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 months, average salary of past 10 months into number of completed years service, number of completed, मतलब सब में 10 10 10 आएगा क्योंकि complete years जितने हो चुके हैं उसको ही लेना है, number of completed years of service। और यहाँ पे जो सैलरी आएगी एवरेज में, वो सैलरी होगी एक तो बेसिक प्लस डीए ओनली पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाले, कमीशन ओनली पार्ट ऑफ रिटायरमेंट जो कि टर्नओवर में आती है वही लेना है, अदर देन दैट नहीं लेना है। ये हमारा कवर्ड हो गया ग्रेचुटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक में करवा रही हूँ, इसके बाद हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। प्लीज, मुझे तो लग रहा है कि मैंने इतनी बार रिवाइज करवा दी है कि आपको चीजें बैठनी स्टार्ट हो गई होंगी माइंड में। मैं प्लीज ध्यान रखिए, मैं सैलरी को थोड़ा, चाहे मैं 2 से 3 दिन इसको ड्रैग कर लूंगी, बट आई वॉन्ट के कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो मुझसे पढ़ा हो और उसके क्वेश्चन सोल्व ना हो, आप सभी के सोल्व हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं पेंशन, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पेंशन, ये हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं अभी आज का। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, पेंशन। पेंशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को अगर एम्प्लॉयमेंट में अगर पेंशन दी जा रही है, एक सेकेंड प्लीज, पेंशन, अगर पेंशन दी जा रही है, अब क्या होता है, एक पेंशन तो अनकम्यूटेड होती है, एक होती है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का अनकम्यूटेड मतलब क्या हो गया, आपको जो पेंशन मिल रही है वो इन इंस्टॉलमेंट मिल रही है, आपने पूरा ईयर इतने सालों सर्विस दिया, बट आपको जो पेंशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो क्या मिल रही है, इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड। जिसको कम्यूट, इकट्ठा रट्टा नहीं मारना है, जिसको कम्यूट इकट्ठा नहीं किया गया है, ठीक है, तो जो आपको अनकम्यूटेड मिल रही है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल, जो अनकम्यूटेड है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी पेंशन मिलती है ना, तो सैलरी में, सैलरी के हेड में ही पेंशन में डाल के वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद हम आते हैं कम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब जो कि आप लमसम ले रहे हो, तो इसमें भी बाइफिकेशन क्या हो जाएगी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्प्ट है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या है, एग्जाम्प्ट है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमने चेक करना है क्या इसको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही। ध्यान रखिए, हमने सिर्फ इतना चेक करना है क्या इन पर्सन को ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कवर्ड है नहीं है, कहाँ है, कैसा है, गवर्नमेंट है नहीं है, कुछ भी हो, हम सिर्फ इस चीज पे बॉदर्ड हैं कि क्या उसको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो क्या होगा, देखिए, अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जाम्प्ट होगी, 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बट इन केस अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है एम्प्लॉय को, तो हाफ ऑफ द पेंशन की वैल्यू,
हाफ ऑफ द, ध्यान रखिए, पेंशन की वैल्यू एग्जम्प्ट हो जाएगी, हाफ ऑफ द पेंशन की वैल्यू एग्जम्प्ट होने वाली है। हमने क्या पढ़ा, अगर वो पेंशन अनकम्यूटेड है, मतलब वो हमने इकट्ठा नहीं करवाया है, तो क्या होगा, अंडर द हेड सैलरी आएगा। बट अगर वो कम्यूटेड है, अगर वो कम्यूटेड है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो वो एग्जम्प्टेड है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, सॉरी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है जी, वो एग्जम्प्टेड है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो हम क्या देखेंगे, क्या उसको ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 एग्जम्प्ट है, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ द पेंशन इज एग्जम्प्टेड। हमारा ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने आज देखा है प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड पेंशन। ये 3 टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो चुके हैं। अभी हम 5 मिनट्स लगा के फटाफट से इसको कंप्लीट रिवीजन लगाने वाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट से रिवीजन। सैलरी, मैंने आपको बताया सैलरी का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द सैलरी। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द सैलरी। सैलरी हम कितने पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, बेसिक, बेसिक, रिटायरमेंट, वर्क विजिट्स, अलाउंसेस, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक, रिटायरमेंट, परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। बेसिक में हमने क्या देखा, बेसिक सैलरी 2 टाइप से थी, एक थी जो मंथली दी होगी, दूसरा आपको क्या दी होगी, पे स्केल दिया होगा। पे स्केल में हमने कहा था, पे स्केल का मतलब एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है। जो पे स्केल क्या कहता है कि आपकी सैलरी उतने अमाउंट से इंक्रीज होती रहेगी जब तक कि नेक्स्ट वाले लेवल पे नहीं आ जाती। तो क्या होगा, ज्वाइनिंग के हिसाब से हर साल इंक्रीज होगी सैलरी, बट जो हमने प्रीवियस ईयर में काउंट करनी है वो तो 2021 के लिए ही लेनी है। तो हमें देखना पड़ेगा हमारे मंथ में कौन सी सैलरी फॉल कर रही है। उसके बाद हमने देखा बोनस, बोनस जो एज अ वॉलंटरी दिया जाता है वो परक्विजिट है, और बोनस जो एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल दिया जा रहा है दैट इज अंडर द बोनस कवर होता है वो। उसके बाद कमीशन, कमीशन इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। कमीशन आपको एज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर भी मिल सकता है और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको मिल सकता है। फिर हमने स्टार्ट किया कि रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने क्या देखा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का 12% तक डिडक्शन था, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 80C में डिडक्शन था। इंटरेस्ट पे आ जाए तो इंटरेस्ट दोनों का 9.5% था, लेकिन डिफरेंशिएट क्या था, जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है वो एक्सेस वाला अदर सोर्सेज में जाएगा, और जो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है वो एक्सेस वाला कहाँ जाने वाला है, वो एक्सेस वाला जाने वाला है सैलरी के हेड में। उसके बाद एक्सेस वाला कहाँ जाने वाला है, सैलरी के हेड में जाने वाला है। उसके बाद हमने देखा था अनरिकॉग्नाइज। अनरिकॉग्नाइज में हमने कहा था जो
एम्प्लॉई है उसको एटीसी में डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो जब उसको पैसा वापस मिलेगा, जब अमाउंट इन्वेस्ट करने पर डिडक्शन नहीं है तो वापस पे भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एज लॉन्ग एज जब तक वो किसमें है, सर्विस में है, तब तक वो क्या हो जाएगा, उसका डिडक्ट हो जाएगा, तब तक उसको एग्जम्पशन मिल जाने वाली है। एक सेकंड मैं लगा देती हूँ, आप चाहे देखकर रिकॉल कर लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे उसको मिलेगा वैसे वैसे जब तक वो सैलरी के अंदर, जब तक वो क्या है अंडर पार्ट ऑफ सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट में है, तब तक उसका एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन जब बाद में मिलेगा वो उसका अदर सोर्सेज में आ जाएगा। लेकिन नॉन अनरिकॉग्नाइज्ड में एम्प्लॉयर की दोनों ही चीजें, चाहे वो कंट्रीब्यूशन था चाहे वो इंटरेस्ट था, वो दोनों की दोनों चीजें एग्जाम्प्ट होंगी जब तक वो सैलरी, जब तक वो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। लेकिन जब उसको मिलेगा बाद में इन टोटल वो सैलरी में आएगा, क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो ड्यू टू द सर्विस, वो ड्यू टू किसके मिल रहा है, वो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा था स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी अगर एम्प्लॉयर करवा रहा है तो दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, एग्जाम्प्ट होने वाली हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय कर रहा है, अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है तो एटीसी में रिडक्शन मिल जाएगी, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट है तो वो एग्जाम्प्ट होने वाला है। इन किस केस में, वो स्टैट्यूटरी के केस में। फिर हमने देखा ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी के केस में हमने देखा अगर वो क्या होता है, अगर वो ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो ऑलवेज टैक्सेबल, अगर वो ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो ऑलवेज टैक्सेबल, अगर वो ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो ऑलवेज ही टैक्सेबल है। बट सर्विस की अगर बाद मिल रही है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया, सिविल सर्वेंट हो गए तो एग्जाम्प्ट है। और फिर बाकियों के लिए हमने क्या देखना है कि वो कवर्ड है अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन का मतलब बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज, कितने ईयर्स कंप्लीटेड वाले तो लेने ही हैं, जो बच गए उनको देखो क्या वो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है, अगर वो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है तो उसको 1 ईयर मान लेंगे, अगर वो एग्जैक्ट 6 है तो भी 1 ईयर नहीं मानेंगे, अगर वो लेस देन 6 मंथ, सॉरी लेस देन 6 मंथ्स है तो उसको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। 10 6 months, 10 years 6 months 10 years, 10 year 11 months 11 year, 10 year 3 months 10 years, ठीक है। उसके बाद अगर वो नोट कवर्ड है तो 15/26 की जगह 1/2, 15/26 की जगह 1/2 इंटू लास्ट मंथ, लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह क्या था, जब मैंने ये सर्विस छोड़ी उसके पिछले 10 महीने का एवरेज, उसके पिछले 10 महीने का एवरेज, पिछले 10 महीने के एवरेज में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी तो लेनी ही है, डीए कौन सा आएगा जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, डीए कौन सा आएगा जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, प्लस कमीशन एज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर, डीए कौन सा था जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एज अ सैलरी, और जो आपका कमीशन है वो एज अ टर्नओवर वाला आएगा। थर्ड हमने पढ़ा पेंशन, पेंशन हमने पढ़ा एक होती है अनकम्प्यूटेड एक होती है कम्प्यूटेड, अनकम्प्यूटेड मतलब जिसको हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जिसको हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, अनकम्प्यूटेड जिसको हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो अनकम्प्यूटेड के केस में ऑलवेज टैक्सेबल, कम्प्यूटेड के केस में हम क्या देखेंगे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम देखेंगे क्या उसको ग्रेच्युटी मिल रहा है या नहीं। ध्यान रखिए हम सिर्फ ये चेक करें क्या ग्रेच्युटी मिल रहा है, मिल रहा है तो 1/3 ऑफ द पेंशन वैल्यू इज एग्जाम्प्ट, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, हाफ ऑफ द पेंशन वैल्यू इज एग्जाम्प्ट। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में से जो आपका टॉपिक बचा है दैट इज लीव सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट में से आपका सिर्फ लीव सैलरी वाला टॉपिक बचा है। कल हम क्या करने वाले हैं, लीव सैलरी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो आज की उसको रिवीजन देंगे। बट प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन, प्लीज इसको रिवीजन कीजिए। अगर आपका स्टार्टिंग वाला आपने डेडिकेटेड अटेंड किया है, ये आप चाहे सुन सुन के बोर हो जाएंगे, बट आई एम गोना रिपीट इट अगेन एंड अगेन जब तक कि आपके माइंड में ये चीज नहीं बैठ जाएगी। लास्ट के 4 to 5 मिनट्स आप क्या करें, लास्ट के 4 to 5 मिनट्स को आप आने से पहले क्लास में जरूर देखें। कल हम क्या करने वाले हैं, लीव सैलरी का टॉपिक प्लस जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट एक एक एग्जांपल लेंगे कल इन तीनों टॉपिक्स पे, चारों टॉपिक्स पे इंक्लूडिंग लीव सैलरी। और उसके बाद हमारा रहने वाला है, मैं आपको 3 to 4 डेज का अभी बता देती हूँ कैसे करने वाले हैं। देखिए देखिए आज हमने क्या पढ़ा, सैलरी का फर्स्ट डे है हमारा, सैलरी के फर्स्ट डे में हमारा क्या चला, बेसिक चला, बेसिक प्लस
रिटायरमेंट वाले टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? रिटायरमेंट वाले टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद सेकेंड डे पे हम क्या करने वाले हैं? रिटायरमेंट का एक टॉपिक हमारा बचा है लीव सैलरी प्लस जो रिटायरमेंट वाले टॉपिक है, इस पे हम क्वेश्चंस लेंगे। क्विक रिवीजन तो आप लेके ही चलिए, ये तो एक बोनस है, प्रसाद है, ये तो मिलना ही मिलना है। थर्ड डे पे हम क्या करने वाले हैं? थर्ड डे पे हम लेंगे अलाउंसेस स्टार्ट करेंगे। देखेंगे अलाउंसेस के साथ या तो क्वेश्चन बनाएंगे या फिर अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट डे लेंगे इन पे क्वेश्चन। फिर एक दिन रखेंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ध्यान रखिए, एक दिन हम रखेंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। आपको चाहे ये स्लो लग रहा होगा बट आई एम गोना डू इट इजिली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद प्रिपरेशन स्टार्ट अभी की होगी, तो सबके लिए हेल्पफुल हो। आप एक बार अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं कल। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, आ रहा है तो कमेंट में लिखते रहिए and like my video and subscribe the channel for more such kind of videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।